यद्य संसार में आपका स्वागत है। नमस्कार। सोचिए, 100 रुपए का नोट है। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही है जैसा 5 साल पहले था। राइट। रंग और डिजाइन सब सेम। हाँ, सब सेम। लेकिन किसी अदृश्य चोर ने चुपचाप उस नोट की लगभग 30% ताकत चुरा ली है। अरे वाह, ये चोर वाली एनालॉजी काफी इंटरेस्टिंग है ना? तो आज इस डीप डाइव में हम उस अदृश्य चोर को ट्रैक करेंगे और अर्थव्यवस्था के उन सभी पहलुओं को डिकोड करेंगे जो हमारी और देश की आर्थिक दिशा तय करते हैं। बिल्कुल। और अक्सर इकोनॉमिक्स के टर्म्स सुनकर लोगों को लगता है कि ये तो किसी और ही दुनिया की भाषा है, पर आज हम इन मुश्किल लगने वाले शब्दों को बहुत ही सरल हिंग्लिश में समझाने वाले हैं। एग्जैक्टली तो आज की इस चर्चा में हम बेसिकली राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, उसके बाद भारत में प्लानिंग, फिर मुद्रास्फीति जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, और हमारी बैंकिंग प्रणाली के साथ साथ जीएसटी को कवर करेंगे। सही कहा। तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। इकोनॉमी को एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं, ये सबकी रोजमर्रा की जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है ना? इन 5 पिलर्स को समझ लेने से देश की आर्थिक स्थिति का एक बहुत क्लियर पिक्चर दिमाग में बन जाता है। वही तो, सिर्फ डेफिनेशंस नहीं रटनी है, बल्कि हमें ये देखना जरूरी है कि ये चीजें एक्चुअली ग्राउंड पर काम कैसे करती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय आय की, यानी देश की कमाई का हिसाब। राइट। क्योंकि इकोनॉमी को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर किसी देश की वेल्थ को नापा कैसे जाता है। बिल्कुल। तो इसमें मैं देखता हूं कि 3 टर्म्स सबसे ज्यादा सामने आते हैं: जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हाँ, और इसका बेसिक फ्रेमवर्क देखें तो एक साल के अंदर देश की सीमा यानी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के भीतर जितनी भी चीजें बनी और जो भी सर्विसेज दी गईं, उनका कुल मूल्य, है ना? इसको मैं एक बहुत ही आसान एनालॉजी से देखती हूँ। अगर देश को हम एक बड़ा घर मान लें, तो जीडीपी उस घर की चार दीवारी के अंदर होने वाली कुल कमाई है। एग्जैक्टली चाहे वो कमाई घर का कोई परमानेंट सदस्य करे या कोई बाहर से आकर उस घर में काम करके जनरेट करे। वही घर के अंदर जो बन रहा है वो जीडीपी है। ये जो 4 दीवारी वाली बात है ना, ये इस कॉन्सेप्ट का कोर है। मतलब देश की सीमा के भीतर सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। तो मतलब अगर कोई विदेशी टेक कंपनी आकर बैंगलोर या हैदराबाद में अपना ऑफिस लगाती है और सॉफ्टवेयर बनाती है, तो वो हमारी जीडीपी में काउंट होगा। बिल्कुल काउंट होगा, क्योंकि आर्थिक गतिविधि तो हमारे देश के ज्योग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर ही हो रही है ना। राइट। ये नंबर दिखाता है कि देश के अंदर कितनी इकोनॉमिक मशीन चल रही है और कितने जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। आई सी। लेकिन यहीं पर ना दूसरा टर्म आता है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और मुझे लगता है कि जीएनपी देश के नागरिकों की असली आर्थिक ताकत दिखाता है। हाँ, क्योंकि इसमें देश के नागरिकों द्वारा विदेशों में कमाया गया पैसा भी जोड़ा जाता है। वही पुरानी घर वाली एनालॉजी। अगर उसी घर का एक भाई किसी दूसरे देश में काम करके पैसे वापस घर भेजता है, तो वो जीएनपी में जुड़ जाएगा। सही कहा। और जो विदेशी कंपनी इंडिया में कमाकर अपना प्रॉफिट वापस अपने देश भेज रही है, वो अमाउंट माइनस हो जाएगा। ओके, तो बेसिकली जीडीपी बाउंड्रीज पर फोकस करता है और जीएनपी देश के सिटीजन्स पर फोकस करता है। एकदम सही। और ये डिस्टिंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि किसी भी देश को सिर्फ ये थोड़ी देखना होता कि उसकी जमीन पर कितना काम हो रहा है। हाँ, उसके अपने नागरिक दुनिया भर में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, ये भी तो देखना होगा। बिल्कुल। इसलिए जीएनपी देश की असली वेल्थ का एक बेहतर इंडिकेटर बन जाता है। लेकिन यहाँ एक तीसरा मैट्रिक भी है जो इन दोनों से एक कदम आगे जाता है, पर कैपिटा इनकम, जिसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राइट। हाँ, जब हम देश की कुल आय को टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से डिवाइड करते हैं, तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलती है। और इसका लॉजिक समझना बहुत मुश्किल नहीं है। मान लीजिए देश की जीडीपी बहुत बड़ी है, तो लगता है कि देश बहुत अमीर है। पर अगर देश की आबादी भी उतनी ही बड़ी है, तो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत पतला हो जाता है। वही तो। पर कैपिटा इनकम एक आम इंसान की आर्थिक स्थिति का एक रफ एवरेज दे देती है। ये दिखाती है कि अगर सारी कमाई बराबर बांट दी जाए तो एक इंसान के हिस्से में कितना आएगा। और यही वजह है कि कभी-कभी एक छोटे देश की जीडीपी कम होने के बावजूद वहाँ की पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होती है। मतलब वहाँ के सिटीजन्स एवरेज रूप से ज्यादा संपन्न है। एग्जैक्टली। पर कैपिटा इनकम एक रियलिटी चेक का काम करती है। ये बताती है कि मैक्रो लेवल पर जो बड़ा नंबर दिख रहा है
वो माइक्रो लेवल पर आम इंसान की जिंदगी को कितना बेहतर बना रहा है। अब जब हमें ये क्लियर हो गया कि देश कितना कमा रहा है, तो लॉजिकल अगला कदम ये सोचना है कि इस कमाई को बढ़ाया कैसे जाए। बिल्कुल, और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे टॉपिक की, भारत में नियोजन यानी प्लानिंग इन इंडिया। आज़ादी के बाद हमारे देश की स्थिति ऐसी थी कि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे और चैलेंजेस पहाड़ जैसे थे। हाँ, तो देश को एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स का सहारा लिया गया। अगर हम इतिहास को देखें तो पहली योजना 1951 में शुरू हुई थी और इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ कृषि यानी एग्रीकल्चर पर था। क्योंकि उस वक्त देश के सामने सबसे बड़ा संकट फूड सिक्योरिटी का था। एक ऐसी आबादी जो भूखमरी का सामना कर रही हो, उसके लिए पहली जरूरत तो अनाज है ना। राइट। इसलिए पहले 5 साल सिर्फ डैम्स बनाने और खेती को मजबूत करने में लगाए गए। और जब खेती का बेस थोड़ा मजबूत हो गया, तभी दूसरी योजना में फोकस शिफ्ट होकर हैवी इंडस्ट्रीज पर लाया गया, जैसे स्टील प्लांट्स लगाना या फैक्ट्रीज बनाना, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई देश आधुनिक नहीं बन सकता। बिल्कुल, ये एक सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप बिल्डिंग प्रोसेस था। पहले फाउंडेशन बनाई और फिर दीवारें। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आता है। 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया गया। हाँ, और उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जिसे देश का थिंक टैंक कहा जाता है। हाँ सर। मैं शिफ्ट को ना एक मॉडर्न कॉर्पोरेट लेंस से देखना चाहता हूँ। अच्छा, कैसे? क्या ये वैसा ही है जैसे किसी कंपनी में पहले एक रिजिड 5 साल का वाटरफॉल प्रोजेक्ट प्लान बनता था और अब उसको हटाकर एक मॉडर्न और फ्लेक्सिबल अजाइल स्ट्रैटेजी टीम बना दी गई है? अरे, ये वाटरफॉल वर्सेस अजाइल वाली एनालॉजी इस ट्रांजिशन को बिल्कुल सही ढंग से कैप्चर करती है। पहले प्लानिंग कमीशन का मॉडल टॉप डाउन था। मतलब सेंटर में एक ब्लूप्रिंट बन गया और पूरे देश को वही फॉलो करना पड़ता था। एग्जैक्टली। लेकिन दिक्कत ये थी कि केरला की आर्थिक जरूरतें उत्तर प्रदेश से अलग हैं और गुजरात के रिसोर्सेज नॉर्थ ईस्ट से अलग हैं। एक साइज सब पर तो फिट नहीं हो सकता। वही तो। और आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ती है कि 5 साल का प्लान तो 2 साल में ही पुराना हो जाता है, इरेलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, वही सबसे बड़ी वजह थी नीति आयोग को लाने की। थिंक टैंक का मतलब है कि ये स्टेट्स के साथ मिलकर काम करती है, जिसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। ओह, यानी ये हर स्टेट की स्पेसिफिक जरूरतों और कोर स्ट्रेंथ्स के हिसाब से कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी बनाती है। बिल्कुल, ना कि बस सेंटर से बैठकर ऑर्डर्स देती है। ये आइडियाज और इनोवेशन पर फोकस करने वाला अप्रोच है। तो कमाई भी हो गई और स्ट्रैटेजी भी बन गई। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, इस अर्थव्यवस्था की कहानी में एक अदृश्य चोर है। ओह, वही चोर जो हमेशा पैसे की वैल्यू को इरोड करने की कोशिश करता है, मुद्रास्फीति। हाँ, जिसे आम भाषा में महंगाई कहते हैं। महंगाई सिर्फ चीजों के दाम बढ़ना नहीं है, यह दरअसल पैसे की परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति का खत्म होना है। राइट। और परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट ही इन्फ्लेशन का कोर है। महंगाई लिटरली किसी इंसान के बैंक अकाउंट से पैसे निकाल नहीं रही है, पर वो उस पैसे की औकात कम कर रही है। जैसे पिछले साल 100 रुपए में 10 सेब आते थे और आज उसी 100 रुपए में सिर्फ 8 सेब आ रहे हैं। एग्जैक्टली। आपका 100 का नोट वही है, लेकिन उसकी ताकत गायब हो गई है। इकोनॉमी में इसको नापने की 2 बड़े मैट्रिक्स होते हैं, WPI और CPI। WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर मैं इसको देखूं तो ये थोक बाजार की कीमतों को ट्रैक करता है। हाँ, मतलब फैक्ट्री के गेट पर जब सामान बल्क में बिक रहा है तब उसका दाम क्या है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, अगर होलसेल मार्केट में दाम कम हो भी जाएं तो जरूरी नहीं कि आम इंसान को दुकान पर सस्ता सामान मिले। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिचौलियों का मार्जिन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये सब तो जुड़ ही जाता है। तो WPI आम इंसान की जेब का सही दर्द नहीं दिखाता, राइट? एकदम सटीक पकड़ा आपने। WPI मैन्युफैक्चरर्स के लिए यूजफुल मेट्रिक है ताकि वो अपनी इनपुट कॉस्ट समझ सकें, पर आम जनता फैक्ट्री से 1 किलो चावल थोड़ी खरीदती है। हाँ, हम लोग तो रिटेल से सामान लेते हैं ना। वही, और यही अहमियत आती है CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उस रिटेल बास्केट की कीमत देखता है जो आम परिवार रोजमर्रा में खरीदता है, जिसमें खाना, कपड़े, फ्यूल ये सब शामिल होता है। बिल्कुल। और इसी वजह से देश का सेंट्रल बैंक यानी RBI जब अपनी पॉलिसी बनाता है तो वो WPI को छोड़कर CPI को अपना टारगेट मानता है। क्योंकि RBI जानता है
कि महंगाई का असली असर आम जनता पर पड़ रहा है और सीपीआई ही उसका सबसे ऑथेंटिक आईना है। हाँ, और यहाँ से कड़ी जुड़ती है हमारे अगले पिलर की तरफ, भारतीय बैंकिंग प्रणाली। क्योंकि इस इन्फ्लेशन नाम के चोर को कंट्रोल करने का जो कंट्रोल रूम है वो आरबीआई ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी, है ना? राइट। ये सिर्फ नोट छापने का काम नहीं करता, बल्कि देश की मुद्रा नीति यानी मॉनेटरी पॉलिसी भी डिजाइन करता है। और इस पॉलिसी का अल्टीमेट गोल होता है बाजार में पैसे का फ्लो यानी लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। इसको थोड़ा और खोलते हैं। लिक्विडिटी यानी बाजार में कैश का घूमना। अगर बाजार में पैसा बहुत ज्यादा होगा तो लोगों के पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा कैश होगा, तो लोग डिमांड बढ़ाएंगे और जब डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाती है तो चीजों के दाम आसमान छूने लगते हैं। एग्जैक्टली, यही तो इन्फ्लेशन है। और इस एक्सेस लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास सबसे बड़ा टूल है रेपो रेट्स। वो दर जिस पर आरबीआई दूसरे बैंकों को कर्ज देता है। मैं इसको एक रियल लाइफ एनालॉजी से देखता हूँ। अच्छा, बताइए। अगर इकोनॉमी एक बड़ा परिवार है और महंगाई बढ़ रही है तो आरबीआई एक सख्त पेरेंट की तरह बिहेव करता है। वो बच्चों की पॉकेट मनी कम कर देता है, यानी बैंकों की लेंडिंग कॉस्ट महंगी कर देता है। अरे वाह, ये ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बड़ा दिलचस्प है। जब आरबीआई महंगाई देखता है तो वो रेपो रेट बढ़ा देता है। अब कमर्शियल बैंक्स को पैसा महंगा मिलता है और बैंक अपना नुकसान तो सहेंगे नहीं, तो वो आगे पब्लिक के लिए होम लोन, कार लोन या कॉर्पोरेट लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। और जैसे ही लोन महंगा होता है तो कंपनीज ने फैक्ट्री लगाने का प्लान पोस्टपोन कर देती हैं। आम लोग नई कार खरीदने का इरादा टाल देते हैं। मतलब बाजार में नया पैसा आना कम हो जाता है, डिमांड अपने आप श्रिंक होने लगती है। हाँ, और जब डिमांड गिरती है तो सेलर्स को मजबूरन कीमतें कम करनी पड़ती हैं। महंगाई कंट्रोल में आने लगती है। ये एक पूरा डोमिनो इफेक्ट है, पूरा चेन रिएक्शन है। और इसका एक काउंटर मैकेनिज्म भी है ना, रिवर्स रेपो रेट। राइट, ये वो दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। मतलब कभी कभी अगर बैंकों के पास बहुत सरप्लस कैश पड़ा हो तो क्या होगा? अगर बैंक वो पैसा आम लोगों को सस्ते में बांटने लगे तो फिर से इन्फ्लेशन का खतरा बन जाएगा ना। ओह, तो ऐसे में आरबीआई बैंकों से कहता है कि वो एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क कर दे, जिस पर आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल, इस तरह आरबीआई बाजार से एक्स्ट्रा लिक्विड कैश को एक स्पंज की तरह वापस खींच लेता है। तो चलिए, आरबीआई ने रेपो और रिवर्स रेपो से कैश फ्लो को रेगुलेट कर लिया। लेकिन अब आते हैं उस पैसे पर जो सरकार को अपनी नीति आयोग के प्लान्स पूरे करने के लिए चाहिए। हाँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, स्कूल्स बनाने हैं, तो सरकार के पास रेवेन्यू आना जरूरी है। और सरकार का रेवेन्यू आता है टैक्स से। भारत में 1 जुलाई 2017 को टैक्स सिस्टम में एक बड़ा बदलाव आया था, जीएसटी के रूप में, है ना? बिल्कुल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसने देश के टैक्स मैकेनिज्म को पूरी तरह से बदल दिया। पर इस बदलाव को समझने के लिए हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो है जहां टैक्स का बोझ और पेमेंट एक ही इंसान पर होता है, जैसे इनकम टैक्स, जिसकी इनकम उसी को देना है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में बोझ किसी और पर होता है और जमा कोई और करता है, राइट? एग्जैक्टली। जब कोई इंसान रेस्टोरेंट में खाना खाता है तो बिल पर टैक्स लगता है। इंसान ने पैसा रेस्टोरेंट को दिया और उन्होंने सरकार को आगे पास किया। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने वीएटी और सर्विस टैक्स जैसे दर्जनों पुराने टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया। हाँ, पुराना टैक्स सिस्टम कैसा था? इसका अगर आपको कोई आइडिया हो तो बताइए। मुझे लगता है ये पहले एक ऐसी हर्डल रेस जैसा था जहां हर स्टेट बॉर्डर पर एक नई रुकावट थी। एक मैन्युफैक्चरर ने सामान बनाया तो एक्साइज ड्यूटी, बॉर्डर क्रॉस किया तो एंट्री टैक्स, फिर आगे गया तो वैट। बिल्कुल, जिसे इकोनॉमिक्स में कैस्केडिंग इफेक्ट या टैक्स पर टैक्स लगना कहते हैं। हाँ, तो जीएसटी ने उस हर्डल रेस की ट्रैक को एक स्मूथ और सीधे हाईवे में कन्वर्ट कर दिया है। हाँ, वन नेशन वन टैक्स। और इसी कैस्केडिंग इफेक्ट के खत्म होने से ना बिजनेस करना आसान हुआ। लेकिन इस नए हाईवे पर एक पेच भी है। ये ट्रैक एकदम फ्लैट नहीं है। मतलब जीएसटी में अलग अलग स्लैब्स हैं, जैसे 5, 12, 18 और 28% के टैक्स स्लैब्स। सब पर यूनिफॉर्म टैक्स नहीं है। और इसके पीछे का सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय का लॉजिक बहुत क्लियर है। एक फ्लैट टैक्स आम इंसान के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। सही बात है।
अगर आटा, चावल या दवाई जैसी चीज़ों पर भी वही 28% टैक्स लग जाए जो एक लग्जरी कार पर लगता है, तो आम इंसान की कमर टूट जाएगी। वही तो, इसलिए स्लैब्स बनाए गए। बेसिक ज़रूरत की चीज़ों को 0 या 5% में रखा गया और लग्जरी आइटम्स को 28% में। और इस पूरे स्ट्रक्चर को मैनेज करने का काम जीएसटी काउंसिल करती है ना? हाँ, ये काउंसिल सिर्फ सेंटर की नहीं है। इसमें सेंटर और सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठते हैं और इसकी अध्यक्षता देश की फाइनेंस मिनिस्टर करती हैं। तो अगर किसी सामान का टैक्स स्लैब बदलना है तो ये सब मिलकर डेमोक्रेटिक तरीके से फैसला लेते हैं। एकदम सही। ये नीति आयोग के कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जैसा ही है, बस टैक्स के मुद्दे पर। चलिए, अब इन सभी कड़ियों को ना एक आखिरी बार जोड़ते हैं। हमने अपनी चर्चा नेशनल इनकम से शुरू की, जहां जीडीपी और जीएनपी के जरिए देश की कमाई देखी। फिर हमने नीति आयोग की एजाइल और फ्लेक्सिबल स्ट्रैटेजीज को समझा जो उस कमाई को दिशा देती हैं। और हमने देखा कि कैसे महंगाई नाम का अदृश्य चोर क्रय शक्ति चुरा लेता है, जिसे नापने के लिए हम सीपीआई पर फोकस करते हैं। और उस चोर को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई और उसके मेहनती टूल्स जैसे रेपो रेट के वर्किंग मैकेनिज्म को समझा। और आखिर में सरकार के पास प्लानिंग और ग्रोथ के लिए रेवेन्यू लाने वाले जीएसटी को समझा। ये सभी आपस में ना डीपली इंटरकनेक्टेड है। एक मजबूत जीडीपी के लिए अच्छी प्लानिंग चाहिए और अच्छी प्लानिंग के लिए जीएसटी से सॉलिड रेवेन्यू। और इस सब के दौरान आम इंसान का भरोसा बनाए रखने के लिए आरबीआई द्वारा महंगाई का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही भारतीय अर्थव्यवस्था का इंजन चलाते हैं। इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं अपने सुनने वालों के लिए एक नए और दिलचस्प पहलू पर विचार छोड़ना चाहता हूँ। हाँ, बताइए। आज हमने समझा कि आरबीआई रेपो रेट के जरिए बैंकों के पास मौजूद लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। लेकिन सोचिए, जिस तेजी से दुनिया डिजिटल हो रही है और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस या ई-रूपी जैसी करेंसीज का चलन बढ़ रहा है। जहां ट्रांजैक्शंस ट्रेडिशनल बैंकों के सिस्टम के बाहर सीधे वॉलेट टू वॉलेट होने लगेंगे, राइट? एग्जैक्टली। तो जब मनी सप्लाई बैंकों के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर डिजिटल नेटवर्क्स में फ्लो करेगी, तब आरबीआई अपना रेपो रेट का टूल कैसे इस्तेमाल करेगा और महंगाई को कैसे काबू करेगा, अर्थव्यवस्था का ये आगामी दौर कैसा दिखेगा, इस पर अकेले विचार जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और टॉपिक्स के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे फैमिली मेंबर जरूर बने सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।